अपने फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर राजनय से संबंधित है। जैसा हम अभी विभिन्न देशों के राजनय के संबंध में कर रहे हैं और विभिन्न देशों से राजनयिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जो भारत को लाभ हो रहा है, भारत के हित जो पूरे हो रहे हैं, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों चर्चा किया था भारत और रूस के राजनयिक संबंधों पर और ये निष्कर्ष निकाला देखा हमने कि किसी भी देश में अगर राजनयिक सक्षम और योग्य व्यक्ति है तो उस देश से कैसे संबंध स्थापित होते हैं और वो संबंध कैसे कालांतर कर रहते हैं, कायम रहते हैं। इसी का एक उदाहरण हमने कल बताया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। और रशिया हमारा परम सहयोगी 1948-49 से लेकर के और आज तक अभी रहा है। हर मोड़ पर, हर स्थिति परिस्थिति में रशिया भारत के साथ खड़ा रहा, भारत की नीतियों का समर्थन करता रहा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में भी जो है भारत का समर्थन रशिया ने किया। और उस प्रस्ताव में लगभग चाइना को छोड़ करके बाकी लगभग सभी, जैसे ब्रिटेन ने भी सहयोग किया, फ्रांस ने सहयोग किया, अमेरिका ने सहयोग किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि राजनयिक व्यवस्था किस देश की कितनी कारगर, कितनी उपयोगी, कितनी सिद्ध साबित हो सकती है, ये सफल राजनीतियों की एक कार्यप्रणाली का स्वरूप होता है। आज हम छोटे छोटे देश जैसे इटली है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इन देशों की राजनयिक व्यवस्था का एक अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि किसी भी देश की राजनयिक व्यवस्था बेहद सफल सिद्ध होती है अगर वहाँ विदेश नीति को सही तरीके से स्थापित करने वाला, उसको कारगर तरीके से लागू करने वाला और वहाँ की चीज़ों को अपने यहाँ एडॉप्ट करने वाला अगर सही प्रतिनिधि है तो चाहे वो देश छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उस देश के तमाम लाभ हमारे देश को मिलते हैं और हमारे देश के अन्य जो लाभ है वो उन देशों को मिलते हैं। ये जो परस्पर संबंध स्थापित होते हैं दो या दो से अधिक देशों के बीच में, उनका मतलब यही है कि किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जाए। इटली चाइना का पड़ोसी देश है। उसके बाद फिर जनसंख्या में, क्षेत्रफल में भले वो चाहे छोटा है, 6-6.5 करोड़ जनसंख्या इटली की है, लेकिन ये ऐसा देश है और शुरू से रहा है बिस्मार्क वगैरह से लेकर के कि ये आत्मनिर्भर रहा है, संपन्न रहा है, विकसित देश रहा है और दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित करने वाला देश रहा है इटली। आपको ध्यान होगा जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध करते हैं, तो ये 3 देश इटली, जर्मनी, जापान, ये द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब कहना चाहिए स्टार्ट करने वाले देश हैं, प्रभावोत्पादक देश है और इनका प्रभाव जो है दुनिया पर कायम है। और उसका परिणाम ये हुआ कि इटली वगैरह आज भी जो है वो माने कहीं ना कहीं वो प्रभावशील देश है। इन प्रभावशील देशों से जब भारत के वैदेशिक संबंध स्थापित होते हैं, बनते हैं, तो इन देशों का बहुत बड़ा लाभ हमारे देश को मिलता है और हमारे देश के बहुत सारे संसाधनों का लाभ भी इन देशों को मिलता है। इटली चूंकि संपन्न देश था, जर्मनी चूंकि संपन्न देश था, जापान जो चूंकि संपन्न देश है और इन देशों की राजनयिक व्यवस्था का मतलब ये है कि हमारे देश को बहुत सारे लाभ वहाँ से मिलते हैं। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, आणविक परमाणविक संसाधन है, फ्यूल है और अन्य जो उपकरण है, रक्षा सामग्री है और उन्नत टेक्नोलॉजी के जो भी आवश्यक संसाधन है वो इन देशों से मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसे देशों से अगर हमारे वैदेशिक संबंध स्थापित हैं तो उसका प्रभाव दुनिया पर एक अलग प्रकार से पड़ता है और हमारे देश के राष्ट्रीय हितों की बहुत सारी इनसे पूर्ति होती है। जैसे हम अगर फ्रांस की चर्चा करें, फ्रांस से हमारे जो राजनयिक संबंध है उससे बहुत सारे संसाधन जो है हमें मिलते हैं। फ्रांस का सहयोग समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को
फ्रांस के राजनयिक संबंधों के चलते भारत का दुनिया के या फ्रांस के अन्य पड़ोसी देशों पर अच्छा पड़ता है। और अभी जो ये हमने देखा पिछले जो रक्षा सामग्री है, ये राफेल वगैरह, तो ये उस देश से हमारे आंतरिक संबंधों के कारण ही जो है वहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी से निर्मित एक लड़ाकू स्वदेशी रक्षा के लिए जो है वो विमान वहाँ से मिले। तो मेरे कहने का मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर किसी भी देश से हमारे संबंध स्थापित होते हैं वैदेशिक नीति के तहत, अगर वहाँ से हमारे रिलेशन बनते हैं, तो उन रिलेशनों का प्रत्येक राष्ट्र को बहुत लाभ होता है, उसका फायदा मिलता है और देश की हर आवश्यकता, चाहे वो संसाधन के रूप में हो, वैज्ञानिक कृषि उपकरण के रूप में हो, या खाद्यान्न मटेरियल के रूप में हो, या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से इन विकसित देशों का लाभ भारत को शुरू से पर्याप्त रूप से मिलता रहा है और उसके पीछे एक मजबूत राजनयिक व्यवस्था का ही ये परिणाम है। जैसे हम अगर जर्मनी का एक उदाहरण लें, हम ये देखते हैं कि 50 के दशक से जर्मनी एक प्रांत था और वो डिवाइड होकर फिर दो भागों में बढ़ गए थे, जैसे भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए थे। आपसी मतभेद के कारण बीच से जो है वो जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में डिवाइडेशन हो गया था। लेकिन वहाँ की शिक्षा और संस्कृति और वहाँ के कल्चर ने कालांतर में फिर ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया और दोनों देशों की आवश्यकताओं ने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश का विभाजन ठीक नहीं है। तो 90 के दशक में फिर ये विभाजन खत्म हो गया और आज जो है वो दोनों जर्मनी मिलकर के एक जर्मनी माने एक सशक्त राष्ट्र बन गया। मेरा मतलब कहने का ये है कि जर्मनी की जनसंख्या भले चाहे 8-8.5 करोड़ हो, लेकिन विकास के संसाधन में, वैदेशिक प्रभाव में, विदेशी नीतियों के सफल कार्यान्वयन में इन देशों का भारत के साथ साथ दुनिया पर प्रभाव कायम रहा है और दुनिया पर प्रभाव के कारण ही जो है इनका लाभ हमारे देश को भी मिलता रहा है। बिस्मार्क ने अपने राजनीतिक संबंधों में ये बताने का प्रयास किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी राष्ट्र कैसा भी, चाहे वो जनसंख्या में छोटा हो, क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन संसाधन में, टेक्नोलॉजी में अगर उसका स्थान या वैदेशिक स्तर पर अगर उसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो उस महत्वपूर्ण स्थान का लाभ अन्य देशों को लेना चाहिए और अन्य देशों को चाहिए कि उस छोटे से छोटे क्षेत्र में भी सफल और विकसित संसाधनों के कारण जो है कोई देश कितना प्रभावी हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, उसका लाभ दूसरा देश भी लेने का प्रयास करें। बिस्मार्क ने बताया कि अपने पड़ोसी देश या अपने आसपास के देशों से मधुर संबंध रखना कितना आवश्यक होता है और उन मधुर संबंधों का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि उस देश की हर गतिविधि में लगभग उन संसाधनों का या उसका प्रभाव पड़ता है। और भारत जो है दुनिया का एक ऐसा देश रहा है शुरू से कि वो किसी भी देश पर, मैंने शुरू में भी बताया था और अभी भी किसी भी देश पर वह जो है जबरदस्ती अपना वर्चस्व कायम रख करके या किसी पर प्रेशर डाल करके या किसी को प्रेशराइज करके जो है वो अपना दबदबा नहीं कायम किया आज तक। तो भारत की एक सांस्कृतिक विशेषता ये रही है कि भारत उदार छवि वाला, उदार नीतियों वाला देश रहा है और इस उदार नीतियों का लाभ ये रहा कि जिस भी देश से भारत के संबंध, राजनयिक संबंध स्थापित हुए, उन राजनयिक संबंधों का मतलब ये हुआ कि वहाँ के बहुत सारे संसाधनों का, टेक्नोलॉजी का भारत को प्रत्यक्ष रूप से कहा, जैसे यूरेनियम वगैरह जो है वहाँ से हमको इसकी आपूर्ति होती है, इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक उपकरणों में जो किसी भी संसाधन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसका लाभ भारत को मिलता है। तो मेरा बताने का मतलब कहने का ये है कि ये विदेश, जैसे हमारे देश में अगर हम नरसिम्हा राव की पॉलिसी को लें, ये भी एक सफल राजनयिक का एक अध्याय है। जैसे हम अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की नीतियों का अगर अवलोकन करें तो
ये ऐसे स्तंभ हैं राजनैतिक जिन्होंने एक 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 दर्शन स्थापित किया है, एक दुनिया को एक दिशा और दशा देकर के उसके मानक तय किए। जैसे बुद्ध विल्सन ने 1920 में जो उन्होंने 15-16 सिद्धांत जो बताए थे, उन 16 सिद्धांतों पर दुनिया में शांति और सौहार्द कायम करने के लिए जो है एक आवश्यक कारक माने गए थे, और उसके उन्हीं की नीतियों के आधार पर फिर राष्ट्र संघ जैसी संस्था का निर्माण हुआ था। हालांकि वो राष्ट्र संघ बाद में सफल नहीं हो पाया, और उस राष्ट्र संघ की विफलता का परिणाम ये हुआ कि दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वार का जो है वो दुख झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी देश का कोई व्यक्ति जो है वो दुनिया के स्तर पर राजनयिक क्षेत्र में कितना सफल हो सकता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण हम बल्कि नरसिम्हा राव की नीतियों को अपने देश में देखें तो नरसिम्हा राव की नीति की भी एक बड़ी जबरदस्त माने बड़ा जबरदस्त उसका प्रभाव स्थापित हुआ था। लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखने की नीति, यानी अगर आपको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विकास की उच्चतर सीमा तक पहुंचाना है, या वैदेशिक लाभ सर्वाधिक रूप से लेना है, तो उसमें दुनिया के अन्य देशों का सहर्ष सहयोग लेना आवश्यक है। बिना आप उसके लिए सब नहीं कर सकते। ईस्ट पॉलिसी का मतलब यह था कि दुनिया के जो बड़े बड़े हमारे पूर्वी देश है, रशिया है, चाइना है, वगैरह वगैरह, इटली, जर्मनी, जापान है, या मध्य यूरोप के जो देश है, यूरोपीय देश है, इनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से लेकर के ही आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राजनयिक व्यवस्था है वो बड़ी देश के विकास में बड़ी कारगर और महत्वपूर्ण होती है, और जितनी सफल आपकी विदेश नीति होगी उस विदेश नीति के संचालन करने वाला या उसको प्रतिस्थापित करने वाला जितना अच्छा व्यक्ति होगा उतना ज़्यादा प्रभाव या लाभ अन्य देशों का मिलेगा। जैसे हम अभी जापान से तुलना करें देश की, तो जापान से हमारे देश के बड़े अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध है, आत्मिक संबंध है, और जापान की बहुत सारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे देश में अभी मिल रहा है। अभी तो बहुत सारी योजनाएं जैसे चलें, जैसे वो बुलेट ट्रेन एक प्रोजेक्ट है। जापान का जब हम अध्ययन करते हैं या जापान का ध्यान आता है या इटली, जर्मनी का ध्यान आता है, वहाँ एक बहुत एक सशक्त इच्छा शक्ति का आभास वहाँ से होता है। कहने का मतलब है कि ये देश भले जनसंख्या में छोटे हैं, क्षेत्रफल में छोटे हैं, लेकिन वहाँ की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी जबरदस्त है कि उस इच्छा शक्ति ने इन देशों को कम समय में और विकास की सीमा को प्राप्त कर दिया, यानी ये विकसित राष्ट्र हो गए। जब जापान वगैरह का जिक्र तो जब आता है तो पता नहीं वहाँ कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है कि किसी काम को किसी लक्ष्य को कितना जल्दी अगर हासिल कर लिया जाए या उसको किया जा सकता है, अगर ये चीज देखना हो तो हमें जापान की ओर देखना चाहिए। जापान वो ऐसा देश है कि हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे प्रभावित देश जो है वो जापान रहा है, और अगर उस स्थिति का आकलन किया जाए तो उसके सबसे बड़े संसाधन वाले जो बड़े बड़े शहर थे, विकसित शहर थे, जैसे नागासाकी, हिरोशिमा, जब उनको नष्ट कर दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि जापान को उबरने में सदियां लगेंगी। लेकिन इतनी कठिन और भीषण परिस्थितियां होने के बाद भी जापान ने अपनी उन सारी चीजों को माने नजरअंदाज करके और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विचारों से जो है और अपनी सशक्त कर्मठ शैली से अपना उत्थान किया और अपने देश को उसी तरह उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का जो लाभ है इन देशों का, और इनसे जब हमारे देश के संबंध अच्छे बनते हैं, हमारा कोई वहाँ राजनीति जाता है और वहाँ की जब अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं से जब उसको व्यवहार रूप में या निकाल रूप में जब परिणित करते हैं,
तो उस देश का समस्त लाभ हमारे देश में मिलता है। ये जो बुलेट ट्रेन है वो एक मैंने एक फार्मूला बताया। बुलेट ट्रेन तो एक अंश है उसका, लेकिन उसके पीछे की जो धारणा है उसमें ये है कि ये जो स्पीड की सारी जो टेक्नोलॉजी है, यानी बुलेट ट्रेन क्या है, बुलेट ट्रेन का प्रोडक्शन, बुलेट ट्रेन को चलाने वाले, बुलेट ट्रेन को बनाने वाले, इन कल कारखानों को स्थापित करने वाले, यानी वो सारी टेक्नोलॉजी जब हमारे देश को ये मिलती है तो हमारे देश को भी ये प्रेरणा और सीख मिलती है कि किसी देश से हम कितना अधिक से अधिक ले सकते हैं, कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं, या कितना अधिक से अधिक उस टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो विशेष राजनयिक लाभ होता है वो हमारे देश को या अन्य देशों को भी आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होता है, लाभदायक होता है। और उन देशों के तमाम सारे संसाधनों, चाहे वो कृषिगत वैज्ञानिक धारणा हो, टेक्नोलॉजी हो, रक्षा उपकरण के संसाधन हो, माने या मार्केट से संबंधित कोई भी संसाधन हो, इन सारी चीजों का लाभ जो है वो एक सफल राजनयिक व्यवस्था के कारण ही एक देश से दूसरे देश को मिलता है। तो इन देशों का जब हम आकलन करते हैं तो हमें एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति देखने को मिलती है, और उस मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही भारत को एक मजबूत टेक्नोलॉजी या उन्नत टेक्नोलॉजी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलती है, और इन देशों का लाभ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। मेरे कहने का मतलब कि बिस्मार्क वगैरह ने जो पॉलिसी बताई थी कि आप पड़ोसियों को नजरअंदाज करके या अपने मित्र राष्ट्रों को नजरअंदाज करके या दुनिया को नजरअंदाज करके जो है आप अपने आप को विकसित या आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। और हमारे यहाँ तो नरसिम्हा राव ने तो ये बिल्कुल उसको स्थापित किया था कि अगर आप जब तक इन बड़े बड़े देशों का पूरा सहयोग आप नहीं लेते हो तो आप अपनी व्यवस्था को किसी भी प्रकार से उन्नत और कारगर नहीं बना सकते। तो मेरे कहने का मतलब आपके राजनीतिक व्यवस्था में बताने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब हम जाते हैं तो देश चाहे छोटा हो या बड़ा, देश चाहे क्षेत्रफल में कैसा भी हो, जापान के पास जैसे हम देखते हैं जमीन नहीं है, आधा समुद्र में बसा हुआ, लेकिन वो समुद्र में भी जो है स्थापित होके या समुद्र में अपने आप को बसा करके और उन अपने संसाधनों से उसको भी जो है वो उपयोगी बनाए, जिसका परिणाम हम देखते हैं समय समय पर वहाँ सुनामी वगैरह या भयंकर विस्फोट वगैरह होते हैं कि ऊपर कारखाना बन गया, नीचे जल भरा हुआ है, जब उसका ताप इकट्ठा हुआ तो वहाँ विस्फोट हुआ। लेकिन फिर भी जापान कभी उससे विचलित नहीं होता, और जापान का जो मनोबल है वो दुनिया को एक प्रेरणा देता है। तो इस तरीके से आज हमारा जो राजनयिक चर्चा रही वो अपने देश के पड़ोसियों के साथ साथ भी दुनिया के अन्य विकसित या अल्प विकसित उन राष्ट्रों के राजनयिक व्यवस्था पर हमारा फोकस रहा है कि वर्तमान समय में इस वैश्विक कैरियर में, वैश्विक व्यवस्था में हम या हमारा देश तभी सफल हो सकता है, तभी अच्छे लाभ प्राप्त कर सकता है, तभी अच्छी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर सकता है, अच्छे रक्षा उपकरण प्राप्त कर सकता है, जब विभिन्न देशों से हमारे अच्छे वैदेशिक संबंध स्थापित होंगे, राजनयिक संबंध स्थापित होंगे, सफल राजनय जहाँ स्थापित होंगे वहाँ का संपूर्ण लाभ जो है हमारे देश को या हमें मिलेगा, जिसका फल ये होगा कि हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में वो सफल होगा। इस प्रकार से ये राजनयिक की ये वाली जो भूमिका, ये वाला जो टॉपिक है विभिन्न देशों का, वो लगभग यही पूरा होता है। अगले बार हम जब चर्चा करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनयिक भूमिका और उसमें भारत के विशेष योगदान पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ उसमें ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रभावी भूमिका रही है उस प्रभावी भूमिका में भारत का या भारत के प्रतिनिधियों का क्या रोल रहा है। वहाँ के सुरक्षा परिषद में जो ये 5 महाशक्तियाँ हैं उन महाशक्तियों का अपने अपने राष्ट्रीय हितों के तहत
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन सब का क्या प्रभाव रहा है, अगले पीरियड में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की इसी राजनयिक भूमिका पर चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा इसी पर अध्ययन करते रहिए।